दोस्तों, जैसा कि मैंने मुस्लिम राजनीति के बुरे दिन के विषय पर पिछले एपिसोड में कहा था कि क्या कारण है कि सिद्धार्थनगर में मुस्लिम राजनीति दम तोड़ रही है, तो उसका दूसरा पार्ट लेने के लिए आज हम बनाने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हम आज़ाद महाविद्यालय करौंदा मसना सिद्धार्थनगर के प्रांगण में खड़े हैं। इसके सर्वे सर्वा मुमताज़ अहमद हैं। मुमताज़ अहमद कभी सिद्धार्थनगर की राजनीति में धूमकेतु की तरह से उभरे थे और उन्होंने देखते ही देखते कई बुलंदियां पार की थी। इधर वह कुछ दिनों से राजनीति से विमुख है। अभी उनसे बात नहीं करती पूरी हुई है तफसील से कि वो राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे, और हम उनका एक लंबा अनुभव है राजनीति का। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम राजनीति के बुरे दिन क्यों हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं मुमताज़ अहमद से। तो मुमताज़ साहब, आप 80 के दशक में राजनीति में आए, कांग्रेस में आपने राजनीति किया, स्थापित हुए और उसके बाद कारण जो भी रहे हों आपको बहुजन समाज पार्टी में जाना पड़ा। वहाँ से आपने कई राजनीतिक बुलंदियाँ हासिल की। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी आप चुने गए। उसके बाद आपने 3 विधानसभा चुनाव लड़ा और हर बार बहुत करीबी वोटों से, बहुत ही कम वोटों से जीते जीते आपको हारना पड़ा, जिसे दुर्भाग्य कहा जाएगा। लेकिन आपकी पीढ़ी के बाद सिद्धार्थनगर ज़िले में मुस्लिम राजनीति खत्म होती दिख रही है। कोई नौजवान चेहरा, कोई फ्रेश चेहरा, कोई नया चेहरा आगे नहीं आ रहा है। आप जैसे आप हैं और आपके साथ के 2 एक और लोग जो जहन में आते हैं, वो भी राजनीति से तकरीबन विमुख हो चुके हैं। क्या बात है, कहाँ गड़बड़ी है, कौन सी वजह है? आप लोगों के दिल टूटे हुए हैं या इस वक्त सत्ताधारी की राजनीति जो है या हालात जो उसने बनाए हैं वो आपके विपरीत हैं? आखिर यहाँ डुमरियागंज इटवा जैसे घोर बाहुल मुस्लिम बाहुल विधानसभा क्षेत्र है, तो बात तफसील से बताइए क्या वजह है, कहाँ गड़बड़ी हो गई है, और ये भी बताइए कि मतलब आप भविष्य में क्या करेंगे, राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर और ये जो नए लड़के हैं राजनीति में जो उभर रहे हैं उनका क्या भविष्य है, वो इन हालात का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, सियासत तो मैंने शुरू की थी इस जनपद में। जो मुझे जब मैं 80 के बाद सियासत में, राजनीति में आया, तो धीरे धीरे मैंने पहले अपने तमाम ऐसे वरिष्ठ सीनियर लीडर, जैसे उस समय मैंने जब राजनीति में आया तो मरहूम काजी जलील अब्बासी साहब पार्लियामेंट मेंबर हुआ करते थे और उनको भी मैंने चुनाव लड़ाया। तो ऐसे बहुत ही सीनियर, ऐसे दानिश्वर और बहुत ही इस मुल्क के बहुत काबिल जो मुल्क के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, और तमाम मुल्क में और इस जनपद में, बस्ती जनपद ये जिला था, तो उनका काफ़ी अहम रोल था, उनके ख़ानदान का। तो ऐसे लोगों से मैंने सीखा और चुनाव लड़ाया भी, सीखने का काम किया। पहले मैंने ऐसे तमाम ऐसे सीनियर मुस्लिम राजनीति में जो स्थापित थे उनके पीछे रह करके सीखा। मैंने सीखने के बाद धीरे धीरे मैंने कदम जब बढ़ाया तो 1995 में जिला पंचायत का नई त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू हुई, अच्छे कानून बने और उस कानून के तहत लगा कि इससे कुछ समाज की सेवा की जा सकती है। और 95 में मैं चुनाव लड़ा, जिला पंचायत सदस्य तमाम सीनियर लोग मुझसे लड़े, चुनाव में जीता, आवाम ने चुनाव जिताया और जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बन गया। 95 से 2000 तक मैंने सियासत की, जिला पंचायत की। तो मुझे फिर लगा कि इससे समाज की कोई सेवा ढंग से हो नहीं सकती जिला इस ऐसे पद से। तो जो समाज की सेवा, जनपद की सेवा हो सकती है, सबकी सेवा हो सकती है, वो एक ही रास्ता है कि इस देश में विधानसभा या लोकसभा में का मेंबर बनाया जाए, वही स्थान है, सदन में जाया जाए, उच्च सदन में जाया जाए। तो मैंने फिर फैसला लिया 2000 के बाद कि हमको हर समाज का वोट चाहिए, तो हर समाज का वोट चाहिए और बैलेंस चाहिए। तो हमने सन 2002 में पहला चुनाव लड़ा बहुजन समाज पार्टी से, और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद
मैं चुनाव हारा, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं लगातार लगा रह गया और 2007 का चुनाव लड़ा, 2012 का भी चुनाव लड़ा। लगातार बहुजन समाज पार्टी ने कि मुखिया अभय कुमार माथुर जी ने हमको लगातार 3 बार टिकट दिया। हम पर वो विश्वास बहुत भरपूर करती थी और लोगों का जो एक कहना भी था कि वहाँ बहुजन समाज में पैसे लेके टिकट दिए जाते हैं। हाँ, दिए जाते रहे होंगे, रहे थे, लेकिन मुझसे नहीं लिया गया और मुझसे न लेने के कारण मैं लगातार 3 बार मुझे पार्टी का विश्वास मिला और पार्टी ने मुझे 3 बार लगातार उम्मीदवार बनाया। लेकिन मुझे आपसे बताऊं, लोग हंसते भी हैं कि मुझे इस जनपद में मैं समझता हूं कि चुनाव हारने का तजुर्बा मुझे सबसे ज्यादा है। जी। अन्य राजनीति में जो भी लोग हैं, तो लोग कोई आया, कोई पहली बार में जीत गया, कोई एक बार हार गया तो छोड़ दिया मैदान, लेकिन लगातार मैं 3 बार मैंने मैदान नहीं छोड़ा। एक ही विधानसभा से, एक ही पार्टी से लगातार तीनों बार मैं चुनाव लड़ता गया। मैंने बहुत गहराई से अपने समाज की फितरत को, उसके मिजाज को, उसके चाल चलन को, उसकी सोच को बहुत ही गहराई से मैंने पढ़ा और देखा भी है। और मैंने ये 2012 के चुनाव में मैंने अपनी विधानसभा मंच से मैंने कहा था कि देखो, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मैं चुनाव या अंतिम लड़ रहा हूं, आइंदा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2012 के चुनाव मैंने कहा था। क्यों नहीं लड़ूंगा? क्योंकि मुझे उस समय से भी दिखाई दे रहा था कि आज जो मौजूदा सरकार की राजनीति है, पार्टी की राजनीति है आज मौजूदा, ये मुझे 2012 के बाद से ही दिखाई दे रहा था। और जब हम लोग राजनीति कर रहे थे तो इतना समाज में जात पात धर्म मजहब का विभाजन नहीं था, ऐसी बातें नहीं हुआ करती, इतना नहीं था। लोग राजनीतिक पैदा करते थे लेकिन इतना नहीं था, क्योंकि मैं जब 3 बार चुनाव लड़ा, तीनों बार मुझे कुल वोटों में 50% वोट गैर मुस्लिमों का मिला। 50% ही मुस्लिम मुझे वोट देते, 50% ही मुझे मुस्लिम वोट देते थे, जितना वोट मुझे पाता था। और हर बार मैं 2000, 1500, 3000 ऐसे ही वोट से हारता रहा और डायरेक्ट फाइट में रहा। और मेरे पीछे जो अन्य 2 राष्ट्रीय पार्टियां हुआ करती थी, ये मौजूदा भी बीजेपी भी रहा करती थी, इनकी जमानतें जब्त होती थी, तीनों बार जब्त हुई हैं, तीनों बार जमानतें जब्त हुई हैं। सिर्फ मेरी और मेरे सामने जीतने वाले की जमानत बचती थी। तो मैंने उस समय 2012 में इसका अंदेशा मुझे हो गया था कि अब मुस्लिम सियासत का यह आखिरी पायदान का वक्त चल रहा है। अगर यह समाज नहीं समझेगा, क्योंकि हम जो हारते थे, ये मुस्लिम समाज के तमाम जो फितरत है उसकी वजह से हारते थे। जी। मुस्लिम समाज के अंदर देखिए, मुस्लिम समाज के अंदर चुनाव के समय इन्हें अक्ल ज्यादा आ जाती है, इन्हें ज्यादा समझ आ जाती है। चुनाव बाद इनकी समाज का अकल गायब हो जाता है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। और इनके अंदर हसद हर मामले में, सिर्फ चुनाव में नहीं, हर मामले में इनके अंदर हसद कुछ ज्यादा पाई जाती है और ईर्ष्या पाई जाती है और एक दूसरे की नुक्ताचीनी करना। मैं तो राष्ट्रीय स्तर के भी सेमिनार में जा चुका हूँ, कई राष्ट्रीय स्तर के मैं काम कर चुका, मैं देख चुका हूँ। ये पूरे मुल्क में मुस्लिम क़यादत को, इस मुल्क में जब से मुल्क आजाद हुआ तब से इस कौम ने अपना कायद नहीं माना किसी को। 17 बार मुस्लिम पार्टियां मुल्क की आजादी के बाद बनी हैं इस मुल्क में, और 17 बार कोई भी मुस्लिम कायद की पार्टियां उभर नहीं पाई। इस प्रदेश में भी लोगों ने बनाया, देश में भी बनाया, और नहीं उभर पाई। ये कभी अपना कायद मानने को तैयार नहीं, या अगुआ अपने मानने को तैयार नहीं। मैंने उस समय जब 2012 में ये बात कही थी, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को नहीं याद होगा, कि अब आपको अपना नुमाइंदा आगे चुनने का मौका नहीं मिलेगा और ना आइंदा कोई आपके वोट की अहमियत रह जाएगी। दोनों बातें मैंने कहा, ना आपके वोट की अहमियत बचेगी, ना आपको कोई अपना नुमाइंदा चुनने का मौका मिलेगा। और लोग पैदा होंगे लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो क्या माना जाए, मतलब बुरे दिन है, आखिर इस हालात से कैसे मुकाबला करेंगे? नई पौध भी नहीं उभर रही है। नई पौध इस नाते नहीं उभर रही है क्योंकि बड़ा संघर्ष का टाइम है।
क्योंकि मैं लगातार चुनाव हारता जरूर था, लेकिन लगातार 5 साल में चुनाव लड़ता था, लोगों के बीच में रहता था। मैंने कहा ना कि अगर मुझे 40,000 35,000 वोट मिलता था तो 50% तो गैर मुस्लिम मुझे देता था ना, जी जी 50% ही मुस्लिम देता था मुझे वोट ना। जी जी और जितना वोट मैं पाता था जी जी उसमें 50% तो मुस्लिम होता था, बाकी भारी वोट मुस्लिम वोट कई जगह बटते थे, कई जगह वोट देते थे, हमको नहीं देते थे। तो मेरा कहने का मतलब है मुस्लिम समाज की हालत जो मैंने देखी है कि एक एक ही बात मैं कहूँगा, इस कौम की हालात देखनी हो तो इनकी 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 अमीरी देखनी हो कि ये कौम कितनी अमीर है, जी तो इनके शादी ब्याह को देख लीजिए तो पता चलेगा ये समाज बहुत बड़ा अमीर समाज है। और इनकी गरीबी अगर देखनी हो तो इनके तालीम को, इनके एजुकेशन को देख लीजिए, जी ये कौम, इनकी इस कौम की गरीबी दिखाई देगी। मैंने चुनाव हारा जरूर, लेकिन हमने एजुकेशन के लाइन में मैं आया कि समाज में कुछ काम किया जाए। शिक्षा का ये मैंने एक डिग्री कॉलेज स्थापित किया और जिले का ये अकेला कॉलेज है जो माइनॉरिटी ग्रांट कॉलेज है। तो मुमताज भाई मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये तालीम के मामले में देखिए, तालीम के मामले में मैंने कहा गरीबी ये समाज में दिखाई देती है, बाकी मामले में इनकी अमीरी दिखाई देती है। तालीम के मामले में मुल्क की आज़ादी के बाद इनकी तालीम में इनकी गिरावट जो आई है, मुल्क की आज़ादी के पहले क्या थी, मुल्क की आज़ादी के बाद क्या हुई, इसके लिए कोई सरकारें थोड़ी तो थी, ये खुद तो ये बताइए हाँ। कि मतलब ये तो सरमान है कि मतलब मुसलमानों में शिक्षा की कमी है, और हमारा जो टॉपिक है वो ज़्यादा राजनीति पे है कि जो आप लोगों की जनरेशन थी, जो थर्ड जनरेशन आज़ादी के बाद मुसलमानों की थर्ड जनरेशन थी, तो अब आप लोग राजनीति से अनमने हो गए हैं, नई पौध आ नहीं रही है, तो भविष्य क्या होगा मुस्लिम राजनीति का? यहाँ से लेकर के मैं ऑल इंडिया की बात करता हूँ, सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या सदन में निरंतर घटती जा रही है। ये इस साल ये सबसे कम तादाद में लोग चुन के माइनॉरिटी के लोग आए, मुस्लिम लोग आए, तो यही सिद्धार्थनगर में भी हो रहा है। सईदा खातून जीत गई हैं। मैं समझता हूँ कि मतलब वो अपने वालिद के इंतकाल के बाद जो उन्हें सहानुभूति मिली वो अलग बात है, एक्सीडेंटल विधायक होना अलग बात है, लेकिन राजनीति करके जनता का समर्थन लेकर जो चुनाव जीतना और बात है। तो आखिर ये कब तक चलेगा? पुराने लोग राजनीति से अनबने हो रहे हैं, नए चेहरे आ नहीं रहे हैं, हालात कैसे ठीक किए जाएंगे? हाँ देखिए, मुझे तो नहीं लगता है, मेरा जो अंदाजा है कि हम मुस्लिम समाज की जो आज भी मुझे फितरत नजर आती है जी उससे मुझे नहीं लगता है कि ये समाज किसी भी विधानसभा में कहीं 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 लोग जीतते हैं, तादाद तो कम हुई, जैसे मल्य लोकसभा में लगभग 25-25 की तादाद है, आज विधानसभा में तो बहुत बहुत मामूली है। जी तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है तो मुस्लिम जीत सकता है। आज मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में भी मुस्लिम चुनाव नहीं जीतता है, तमाम ऐसे जी मुस्लिम जी बाहुल क्षेत्र सही है। नहीं जीतता है। उसकी वजह क्या है कि मुसलमानों की जो फितरत है वह सामाजिक नुक्ते नजरिए से वो अपना वोट नहीं देता है, वह कोई ये काम इस तरीके से वो नहीं करता। नहीं, मेरा कहने का मतलब जीतना हाँ। और हारना अलग बात है, जीतना तो हारना अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब लीडरशिप ही नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, फाइट नहीं कर रहे हैं लोग। देखिए लीडरशिप वो नहीं उभर सकती, लीडरशिप नई नस्ल जो है अब उभरना थोड़ा मुश्किल काम है, बड़ा संघर्ष का समय है, आसान नहीं है कि आप आइए आपको तुरंत कोई लीडर मान लेगा, ये जी समाज लीडर मान लेगा जी या क्षेत्र पूरा लीडर मान लेगा, क्योंकि वोट लेने के लिए आप सिर्फ एक समाज से आप लाख लाख मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हो, लेकिन आप एक सिर्फ मुस्लिम वोटों से अकेले आप नहीं जीत सकते, आपको अदर वोट चाहिए, जी अदर मुस्लिम वोट चाहिए, गैर मुस्लिम वोट आपको चाहिए, यह आपको लेना पड़ेगा, बिना उसके मुमकिन नहीं है। अगर जो समाज में एक जहर फैलाने की कोशिश कुछ मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से समाज में जो अन्य पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, अन्य और समाज है जो सेकुलर माइंडेड के लोग तमाम हैं, अपर कास्ट में भी लोग अच्छे लोग हैं
जो तमाम लोग ये बात को नहीं सोचते हैं, लेकिन ऐसा जहर समाज में आबो हवा जो फैली, जैसे मैंने 2012 तक बताया उतना ये बातें नहीं थी, 2012 के बाद ज्यादा फैली। मुमताज साहब, एक और अहम सवाल है कि इधर सीमा पर अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। एक 15 किलोमीटर का दायरा है जिसमें तमाम मदरसे और मस्जिदें अवैध पाई गई और प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। खैर, अवैध कब्जे पर तो कुछ कहना नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मतलब ये जो हमारा उलमा वर्ग है ये कब समझेगा कि समझ नहीं पा रहा है, अपने कागज़ नहीं दुरुस्त रखता, अपने अभिलेख नहीं दुरुस्त रखता है, ये आखिर समाज को कैसे संभालेंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और बहुत ही ये बहुत ही मौजूदा वक्त में ये बहुत ही एक बर्निंग सवाल है और बहुत गर्म मुद्दा ये है। ठीक है, मैं मानता हूँ सरकार का एक नजरिया है कि आपको इस तरीके से समाज में भावनाएं पैदा करके सियासत करना, इस जी। तरीके से भावनाएं पैदा जी। करके एक वर्ग को इस तरीके के साथ करके करना। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है, इस समाज पर सिर्फ उलमा ही नहीं, आलिम मौलाना ही नहीं, ये पूरा समाज इसका जिम्मेदार है। आज आप बताइए कि आज मदरसे सरकारी जमीनों पर 132 की लैंड पर कहीं चिन्हित हो रहे हैं, मिल रहे हैं कल्याण की जमीन पर, ग्राम समाज की जमीन पर, और इस नाते उनको डिमोलिश किया जा रहा है। मेरा इस सवाल, ये समाज जब 1974 में चकबंदी हुई थी, 1974 में यह समाज अपने कब्रिस्तान को, अपने मदरसे को, यह चकबंदी के समय, जब चकबंदी के पहले से ये मदरसे, कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह सारी चीज कायम थी, तो इसको चकबंदी के समय उन कागजातों में दर्ज क्यों नहीं कराया? ये उसका वो अधिकार था, ये दर्ज होता और दर्ज हो रहा था। जो जो चीजें जहां जहां स्थापित थी चकबंदी में दर्ज हो सकता था। लेकिन ये समाज कितनी बड़ी बेहोश कौम है, इसी से पहचान कर लीजिए ये समाज कितना बड़ा बेहोश कौम है कि उसके गांव में मकतब कहाँ है, कब्रिस्तान कहाँ है, उस पर ना ध्यान करके अपने घाटों, अपने चकों को चकबंदी में अच्छा बनवाने में ये लगे रहे, उसमें कोशिश करते रहे, उसमें पैसा खर्च किया, अपने भाई से लड़े, अपने गांव में मुकदमेबाजी किया। लेकिन ये समाज का जो काम था कि अपनी ये सार्वजनिक चीजें, समाज के हित की चीजों को, कब्रिस्तानों को और ईदगाहों को और ये मदरसों को जहां है उसे उसे दर्ज कराया जाए कागजों में। ये अगर कराया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये समाज की एक सोच है कि कितनी बेहोश कौम है। तो मुमताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया और धन्यवाद। और आप देखते रहिए कपिल वस्तु पोस्ट, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।